यादों की गुल्लक में किस्सों का खजाना है। आंखें बंद करके जो देखा तो खुद में एक जमाना है। शाम के वक्त सड़कों पर उमड़ी भीड़ में जहां सबको अपनी मंजिल तक पहुंचने की जल्दी मची थी, वहीं उस भीड़ में एक ऐसा भी लड़का था जिसके चेहरे पर ना तो कहीं जल्दी पहुंचने की चाहत थी और ना ही देर हो जाने का डर। चेहरे पर कोई भाव नहीं, पर आंखें एक अलग ही कहानी कह रही थीं। उसकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे एक लंबे वक्त से किसी के शुरूर में डूबी, बस जागने के इंतजार में हो। अखिल को कानपुर से बेंगलोर आए हुए 5 साल हो चुके थे, पर इन 5 सालों में अखिल इस शहर से बिल्कुल अनजान था, या यूं कहें कि बस वो अनजान ही रहना चाहता था। अखिल बेंगलोर की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करता था, पर बेंगलोर जैसे बड़े शहर में ना तो उसका कोई दोस्त था और ना ही कोई दुश्मन। लोगों से मिलना या पार्टी करना, शहर में घूमने जैसे कामों से वो हमेशा खुद को दूर, दुनिया के बाहरीपन से बांध कर रखना चाहता था। इन 5 सालों में अखिल का 3 बार प्रमोशन हो चुका था। एक तरफ लोग उसके काम से खुश रहते तो दूसरी तरफ उसके रूखे स्वभाव से नाखुश भी। उसकी पीठ पीछे लोग उसके बारे में कई कहानियां गढ़ते फिरते। कोई उसे अतीत का मारा बोलता तो कोई उसे एटीट्यूड बॉय समझता, पर उस पर इन सब बातों का कोई असर नहीं होता। कंपनी की तरफ से अखिल को रहने के लिए एक फ्लैट भी मिला था, जिसमें बस वो अकेला ही रहता था। उसके घर की दीवारें भी उसके दिल की तरह वीरान थीं। दीवारों पर ना तो कोई पेंटिंग थी और ना ही कोई यादगार तस्वीर। ऐसा अकेलापन जो काले पानी से कहीं ज़्यादा बदतर। शायद ही कोई अपनी ज़िंदगी को इतनी खामोशी से बस यूं ही गुजारना चाहेगा। अखिल खुद को काम में इतना ज़्यादा व्यस्त रखता कि कभी अतीत में झांकने का वक्त ही ना मिले। शायद कोई गहरा जख्म था जिसे सोचने से भी डरता था वो। पर वो कहते हैं ना कि हमारी दर्द भरी यादें किताब के उन मुड़े पन्नों की तरह होती हैं, जिन्हें हम कभी दोबारा पढ़ना तो नहीं चाहते, पर जब बेवक्त की हवा गुजरे वक्त की किताब को छू कर गुजरती है, कहानी अक्सर उन मुड़े पन्नों से ही शुरू हो जाती है। हर रात की तरह आज भी जब अखिल ऑफिस से घर वापस आया तो उसने देखा कि घर में बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है। पड़ोसियों से पता चला कि टेक्निकल फॉल्ट की वजह से पूरी लाइट काट दी गई है, 2 से 3 घंटे में वापस आ जाएगी। अखिल मोबाइल की फ्लैश जलाकर फ्रिज से कुछ खाने का सामान निकालने लगा। तभी उसके मोबाइल पर एक अननोन नंबर से कॉल आती है। अखिल कॉल रिसीव करता है और मोबाइल को कंधे से टिकाकर एक हाथ में बियर की बोतल और दूसरे में चिप्स के पैकेट लिए हुए कमरे से बाहर जाने लगता है। हेलो, कौन? अखिल ने पूछा। पहचाना कि इंट्रो देना पड़ेगा? दूसरी तरफ से आती हुई आवाज़ किसी अनजान की नहीं, अखिल के बचपन के दोस्त सौरभ की थी, जिसे सुनकर अखिल के बाहर जाते कदम रुक गए और वो कुछ वक्त के लिए खामोश हो गया। हेलो, ओए क्या हुआ? ये अखिल मिश्रा का ही नंबर है ना? सौरभ ने संकित स्वर में पूछा। हाँ सौरभ, मैं अखिल ही हूँ। तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला? अखिल ने रूखे स्वर में कहा। साले पूछा भी तो बस यही कि नंबर कहाँ से मिला। ये नहीं पूछेगा कैसा हूँ, मर गया कि जिंदा हूँ। चल मेरी छोड़, अपनी ही बता दे कैसा है। इन 5 सालों में ना तो तू कभी वापस आया और ना ही कभी तेरी कॉल। सोशल साइट पर तुझे सर्च कर करके थक चुका था। जब फेसबुक पे हर साल मेमोरी शो होती थी ना, तो उनमें तेरी फ़ोटो देखकर तेरी बहुत याद आती थी भाई। आज ही तेरी कंपनी की वेबसाइट पर विजिट किया था मैंने, वहीं से तेरा ये न्यू नंबर मिला मुझे। सौरभ बोलते बोलते इमोशनल हो गया था। यार काम बहुत ज़्यादा होता है, मरने की भी फुर्सत नहीं होती, और कानपुर में मुझे अच्छा भी नहीं लगता, इसलिए वहाँ आने का मन नहीं करता।
अखिल ने सौरभ को समझाने की कोशिश की, पर सौरभ किसी भी तरह बस उसे वापस लाना चाहता था। यार क्या तुझे कभी हम लोगों की याद नहीं आती? आंटी और अंकल नहीं रहे तो क्या कोई भी एक ऐसी वजह नहीं जिसके लिए तू वापस आ जाए? ऐसा कुछ भी नहीं है सौरभ, बस वो ऑफिस से छुट्टी। कोई बहाना नहीं चलेगा, बहुत हो गया, सौरभ ने अखिल को रोकते हुए कहा। याद है ना, तेरा ही प्लान था, हम सब एक दूसरे की शादी में लुंगी पहनकर डांस करेंगे और बिना साथ में डांस किए कोई घोड़ी नहीं चढ़ेगा। तो सुन मेरे भाई, 10 दिन बाद मेरी शादी है और वादे के मुताबिक जो कि तूने ही सबसे करवाया था, जब तक हम सब एक साथ मिलकर डांस नहीं कर लेते मैं घोड़ी नहीं चढ़ूंगा। और 2 दिन बाद तेरे भतीजे का बर्थडे है, तुझे तो वो भी याद नहीं होगा। हम लोगों के लिए ना सही, उसके लिए ही आ जा यार, सारे दोस्त आ रहे हैं, राहुल, आयुष, मैं, महक और दिया भी। हम हर साल उसका बर्थडे उतनी ही धूमधाम से मनाते हैं, मस्ती करते हैं जैसे तू करता था, पर सब कुछ करने के बाद भी कुछ अधूरा रह ही जाता है भाई। जब वो हम लोगों से पूछता है ना कि इस बार अक्की चाचू आएंगे, तो हमारे पास बोलने को कुछ भी नहीं होता। सौरभ लगातार बोले जा रहा था, पर अखिल दिया का नाम सुनकर कुछ वक्त के लिए खो चुका था। तुझे समझ में भी आ रहा है कि नहीं कि बस मैं फालतू में बोले जा रहा हूँ? सौरभ के जोर से बोलने पर वापस अखिल का ध्यान उसकी बातों पर गया। हाँ सुन रहा हूँ। क्या हाँ? तुझे आना है बस, मैं कुछ नहीं जानता। इतना बोलकर सौरभ ने फ़ोन कट कर दिया। वो फ़ोन कॉल तो कट गई, पर उस फ़ोन कॉल की वजह से अखिल के दिमाग में यादों के सिलसिले शुरू हो गए थे। इतने सालों से जिन आँखों में सन्नाटा नज़र आता था, आज उनमें हलचल मच चुकी थी। आँखों से बगावत करते 2 मोटे अश्क लुढ़क कर उसके गालों पर आ चुके थे। पास में पड़ी लकड़ी की कुर्सी में अखिल आहिस्ता से बैठ गया और बियर के घूंट लेने लगा। हर घूंट उसे उसके बीते कल में ले जा रहा था। बीते कल की यादें किसी रील की तरह उसकी आंखों के सामने। दोस्तों, अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आई तो लाइक करें, और अगर नहीं पसंद आई तो डिसलाइक करें। और आप लोगों के मन में मुझसे रिलेटेड या इस कहानी से रिलेटेड कोई भी विचार हो तो कमेंट करें। और मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि ये सिर्फ ट्रेलर है, इसके आने वाले सारे पार्ट बहुत ही ज़्यादा मस्त हैं। तो हो सके तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे आप लोग इसका कोई भी पार्ट मिस ना करें। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए राधे राधे। यादों की गुल्लक में किस्सों का खजाना है, आंखें बंद करके जो देखा तो खुद में एक जमाना है। हेलो यारो, मैं हूं आप सभी का दोस्त वीर शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल यानी ओए जानू पर। तो कहानी को शुरू करने से पहले जिन लोगों ने इस कहानी के पिछले पार्ट नहीं सुने हैं तो उन्हें जाकर सुन लें, जिससे कहानी को समझने में आसानी होगी। दिया से अखिल की मुलाकात उसके बड़े भाई की शादी में हुई थी। दिया उसकी भाभी के चाचा की इकलौती बेटी थी। अपने भैया की शादी में दोस्तों के साथ बेसुध होकर नाचते हुए अखिल की नज़र जब उस पर हंसती हुई एक लड़की पर पड़ी तो वो शर्मा गया। वैसे तो शर्म नाम का शब्द उसकी डिक्शनरी में कभी था ही नहीं, पर आज पहली बार किसी खूबसूरत लड़की को देखकर अखिल को शर्म आ गई। उस लड़की ने गाढ़े काले रंग की ड्रेस पहन रखी थी, होंठों पर हल्का हल्का कुदरती गुलाबीपन, काली गहरी आंखें
और उनकी कोरों पर गाढ़ा काला काजल। अखिल बस उसे एकटक देखे ही जा रहा था। वो जब मुस्कुराती तो अपनी आंखों को आधी भींच लेती और ऐसा करने पर उसकी खूबसूरती हजारों गुना बढ़ जाती। एक अनजान लड़की जो कि इतने लोगों की भीड़ में उसे सबसे ज़्यादा जानी पहचानी लग रही थी। अखिल जब तक खुद को संभालता वो लड़की अपने बालों को हवा में लहराते हुए वहाँ से चली गई। पर अखिल को उसकी सूरत किसी चुंबक की तरह पीछे पीछे खींच रही थी। उसकी आंखों की प्यास मिटने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो बस उसे जी भर के देखना चाहता था। वो लड़की जहाँ भी जाती अखिल उसके पीछे पीछे चला आता। वो लड़की घर की छत पर चली गई जहाँ उसके अलावा कोई नहीं था। अखिल वहाँ पर भी आ गया। अखिल को देखकर वो गुस्से में बोली, कौन हो तुम और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? उसे गुस्से में देखकर अखिल घबरा गया और बोला, सॉरी मैं गलती से आ गया, मैं वॉशरूम ढूंढ रहा था। अखिल का डरा हुआ इनोसेंट सा चेहरा देखकर वो अपनी हंसी रोक नहीं पाई और खिलखिलाकर हंस पड़ी। मेरा नाम अखिल है, मेरे दोस्त मुझे प्यार से अक्की बुलाते हैं। और आपका क्या नाम है? अखिल ने अपना सवाल पूछा ही था कि किसी के आने की आहट सुनकर वो वहाँ से चली गई और अक्की का सवाल ही रह गया। दूसरी सुबह जब सभी जाने की तैयारी कर रहे थे, अखिल की नज़रें बस उस रात वाली लड़की को ढूंढ रही थीं। काफ़ी देर जब वो नज़र नहीं आई तो हार कर अक्की कार में बैठ गया। कार चलने ही वाली थी कि वो लड़की अचानक से कार के सामने आ गई, जिसे देखकर अखिल जितना ज़्यादा खुश था उससे कहीं ज़्यादा दुखी, क्योंकि अब उसे वहाँ से जाना था। वो कार में पीछे बैठी अक्की की भाभी के गले लगी और बोली, कानपुर जाकर दिया को भूल मत जाना दी। उस रात के अक्की के सवाल का जवाब उसने इशारों में दे दिया और अखिल की नज़रों में देखते हुए मुस्कुराकर पीछे चली गई। दिया। अखिल ने धीरे से उसका नाम लिया और आंखें बंद करके बैठ गया। बारात तो उन्नाव से कानपुर वापस आ गई थी, पर अक्की का दिल उन्नाव में दिया के पास ही रह गया था। अखिल अपनी भाभी से हर वक्त बस उनके घर के बारे में ही पूछता रहता और उन बातों में जब कभी दिया का जिक्र होता तो उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक आ जाती। यूं तो दिया से उसकी एक ही मुलाकात हुई थी, पर दिया ने अक्की के दिल में घर कर लिया था। हर रात सोने से पहले दिया के बारे में सोचना, उससे हुई कुछ बातों को दोहराना और हर सुबह सबसे पहला ख्याल बस उसी का आना। ये सब कुछ अखिल की आदतें बन चुकी थीं और इससे ज़्यादा वो कर भी क्या सकता था। बस भगवान से प्रे करता था कि किसी तरह वो दिया से दोबारा मिल सके। 1 साल बाद फिर से अखिल के घर में खुशी मनाने का मौका आया। अखिल चाचा बन चुका था, जिसकी वजह से उसके घर में पार्टी भी रखी गई, जिसमें सारे मेहमानों को इनवाइट किया गया, जिनमें से कुछ उसकी भाभी के रिलेटिव भी थे। अखिल के इतने दिनों की दुआओं को शायद भगवान ने सुन लिया था। अखिल बहुत खुश होकर घर के सारे काम कर रहा था। अचानक से भाभी का फ़ोन बजा। हेलो। उसकी भाभी ने फ़ोन उठाया। हाँ दिया, कहाँ हो? चाचा चाची निकले कि नहीं? फ़ोन के दूसरी तरफ दिया थी। दिया का नाम सुनकर अखिल झालर छोड़कर भाभी के पास आकर बैठ गया। दीदी, मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है और पापा कुछ काम से बाहर गए हैं, इसलिए कोई नहीं आ पाएगा। कोई बात नहीं दिया, तुम चाची का ख्याल रखना और उन्हें तंग मत करना, ओके? भाभी और दिया की बात सुनकर अक्की का चेहरा उतर गया और वो चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। उसकी उम्मीद फिर से टूट गई। जाने कितनी बातें थी जो उसे दिया से बोलनी थी। बहुत कुछ पूछना था उसे दिया से, और 1 साल कैसे गुजरा उसे याद करते करते। वो सब कुछ उसे बताना था, पर अफसोस दिया के ना आने की खबर सुनकर अक्की का दिल रो पड़ा। पर चाचा बनने की खुशी भी कुछ कम थोड़ी ना थी, इसलिए वो फिर से घर को सजाने में लग गया। शाम हो चुकी थी और अखिल अपनी ही दुनिया में खोया बेमन से घर के काम कर रहा था। अक्की, बेटा भैया बाहर कार लेकर खड़े हैं, जरा झोला लेकर उनके साथ चला जा।
कुछ घर का सामान लाना है। माँ की आवाज़ सुनकर अक्की का ध्यान टूटा और अक्की झोले और सामान का पर्चा लेकर भैया के साथ मार्केट चला गया। भैया अक्की से बातें किए जा रहे थे, पर अक्की था कि अपनी ही दुनिया में मस्त भैया की बातों को बिना समझे बूझे बस हाँ और ना में जवाब दिए जा रहा था। मार्केट से वापस आते आते काफ़ी वक्त हो चुका था। घर पहुंचकर भैया को याद आया कि वो अपने लिए जूते लेना तो भूल ही गए। अखिल तो ऐसा कर, ये सारा सामान लेकर अंदर चल, मैं बस 10 मिनट में आया। अरे भैया, पर भैया सुनो तो। अखिल जब तक भैया को रोकता वो जा चुके थे। इतना सारा सामान मैं अकेले ले जाऊं, ये भी कोई बात होती है? खुद तो भाग गए, मुझे अकेला छोड़ गए। अक्की गुस्से में बुदबुदाता जा रहा था और सामान से भरे झोलों को अपने दोनों कंधों पर लादे हुए घर के अंदर जाने लगा। जैसे ही वो कमरे के अंदर पहुंचा उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। कमरे के अंदर दिया अपनी दीदी के साथ बैठी बेबी को खिला रही थी। दिया को देखकर अक्की को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसके सीने में एक अजीब सी गुदगुदी मच रही थी। कुछ वक्त पहले जिन झोलों को लेकर चलना अखिल के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, अब उन्हीं झोलों को फूलों की माला की तरह पकड़े हुए बस दिया को एकटक देखे जा रहा था। भाभी की नज़र जब अक्की पर पड़ी। अरे दिया, जरा अक्की की हेल्प कर दो, जाकर सामान ऊपर के कमरे में रखवा दो। दिया को पास आता देख अक्की का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे इस पल क्या करना चाहिए। 1 साल से लगातार जिसे वो दिन रात सोच रहा था, आज वो उसके सामने थी। उसके पैर कांप रहे थे और चेहरे का रंग सुर्ख लाल हो चुका था। अखिल झोलों को हाथ में लिए हुए घर की सीढ़ियां चढ़ने लगा। एक बैग मुझे दे दो अखिल, दिया ने अखिल से कहा। दिया अखिल के पीछे ही थी। अखिल ने जब मुड़कर दिया को देखा तो दिया ने अपना सिर झुका लिया, जैसे वो उससे बेमन बात कर रही हो। दिया की ऐसी हरकत देखकर अखिल को दुख हुआ। मैं कर लूँगा दिया, तुम जाओ यहाँ से। और हाँ, यहाँ किसी से बेमन बात करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, अखिल ने झोले आगे की सीढ़ियों पर रखते हुए कहा। अखिल की रूखी आवाज़ सुनकर दिया खुद को रोक नहीं पाई और अखिल की तरफ एक शिकायत, एक नाराज़गी भरी नज़र से देखने लगी। अखिल दिया की आंखें देखकर सब कुछ समझ गया। इस पहली नज़र वाली मोहब्बत में सिर्फ वो ही नहीं, दिया भी घायल हुई थी। दिया ने भी उतना ही इंतज़ार इस पल का किया था जितना कि उसने, पर दिया ये सब ना तो अखिल को बताना चाहती थी और ना ही दिखाना, क्योंकि वो एक लड़की थी। उसे डर था कि कहीं अक्की उसकी तड़प को समझ गया कि वो उससे दिल ही दिल में कितना प्यार करने लगी है, तो कहीं उसकी फीलिंग का मजाक ना बनाए, उसकी मजबूरियों का फ़ायदा उठाकर उसके दिल उसके जज्बातों के साथ ना खेले। पर वो कहते हैं ना, सच्ची मोहब्बत को शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती। दिया की कोरी आंखें झिलमिलाने लगी थीं। एक बूंद उसकी आंखों से बहने ही वाला था कि उसने चेहरा घुमाकर झट से अपनी टी-शर्ट की आस्तीन से उसे पोंछ लिया और वहाँ से जाने लगी। अखिल ने दिया का हाथ कसकर पकड़ लिया। तुम रो रही हो? अक्की की आवाज़ भारी हो चुकी थी, गला दर्द से भर आया था। नहीं तो मैं क्यों रोऊंगी? दिया ने अपनी आवाज़ संभालते हुए कहा। झूठ मत बोलो, मेरी वजह से रोई ना तुम? बोलते बोलते अखिल की आंखों में सैलाब उमड़ आया। आंखों से बहते आंसू दिया के हाथों पर गिरने लगे। दिया ने मुड़कर देखा तो झट से अखिल के आंसू पहुंचने लगी और उसे सीने से लगा लिया। शायद ये वही आंसू थे जिन्हें दिया ने अपनी आंखों से तो रोक लिया था, पर अब वो अखिल की आंखों से होकर बह रहे थे। बल्ब की रोशनी जब अखिल की आंखों में चुभी तो वह अतीत से बाहर आ चुका था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे। इतने सालों से जो जख्म ठीक से भरे भी नहीं थे, आज फिर से सौरभ की कॉल आने की वजह से हरे हो गए थे। अखिल ने मेज पर पड़ी सिगरेट की डिब्बी को उठाया और उसमें से एक सिगरेट जलाकर पीने लगा। धुएं के घूंट को उसने एक लंबी सांस में खींचा। और कुछ देर बाद अपने मोबाइल से किसी को उसने कॉल किया। हेलो, हाँ जी सर, मैं अखिल बोल रहा हूँ। हाँ अखिल, क्या हुआ, इतनी रात को कॉल किया? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ सब कुछ ठीक है सर, बस मुझे कुछ दिन के लिए छुट्टी चाहिए थी।
बस यही बताने के लिए फ़ोन किया था। सौरभ अपने मिशन में कामयाब हो चुका था। अखिल ने अपने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी वापस कानपुर आने के लिए। हाँ तो दोस्तों, अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आई तो लाइक करें, और अगर नहीं पसंद आई तो डिसलाइक करें। और आप लोगों के मन में मुझसे रिलेटेड या इस कहानी से रिलेटेड कोई भी विचार हो तो कमेंट करें। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए राधे राधे। यादों की गुल्लक में किस्सों का खजाना है, आंखें बंद करके जो देखा तो खुद में एक जमाना है। हेलो यारों, मैं हूं आप सभी का दोस्त वीर शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल यानी ओए जानू पर। तो आज मैं आप लोगों को अपनी ही लिखी एक कहानी सुनाने वाला हूं, जिसका टाइटल है मुड़ा पन्ना, जिसे आप देखेंगे अपनी इमेजिनेशन में मेरी आवाज़ के साथ। तो कहानी को शुरू करने से पहले जिन लोगों ने इस कहानी के पिछले पार्ट नहीं सुने हैं तो उन्हें जाकर सुन लें, जिससे कहानी को समझने में आसानी होगी। अखिल ने बेंगलोर से कानपुर के लिए टिकट बुक कर ली थी। ट्रेन सुबह 8 बजे की थी और अखिल स्टेशन 1 घंटे पहले ही पहुंच गया था। इन 5 सालों में आज पहली बार अखिल के चेहरे पर खुशी थी। उसे कानपुर पहुंचने की इतनी ज़्यादा बेताबी थी कि वो बार बार अपनी टिकट को देखता और स्टेशन पर चल रहे अनाउंसमेंट को ध्यान से सुनता। ट्रेन के आने का इंतज़ार, वो 1 घंटा आज अखिल को अपनों से दूर रहकर गुजारे 5 सालों से भी कहीं ज़्यादा लंबा लग रहा था। मानो ऐसा लग रहा हो कि इतने सालों से बेहोश पड़े इंसान को अभी होश आया हो। आखिरकार ट्रेन आ चुकी थी। अखिल एक हाथ में बैग और दूसरे हाथ में टिकट लिए हुए भागकर ट्रेन के पास पहुंचा और अपनी सीट कंफर्म करके उस पे जाकर बैठ गया। ट्रेन को चलने में थोड़ा वक्त था। अखिल अपनी जैकेट की बाईं जेब में पड़ी सिगरेट की डिब्बी से एक सिगरेट निकालकर बस जलाने ही वाला था कि उसकी नज़र सामने लिखी वार्निंग पर पड़ी। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अखिल ने उसे ज़ोर से पढ़ा और फिर से उसे उसकी और दिया की एक फ़ोन कॉल याद आ गई। अखिल ने सिगरेट फेंक दी। ट्रेन चल चुकी थी और उसके साथ यादों के सिलसिले भी। अखिल ने दिया के मिलने से पहले और उसके मिलने से बाद तक की हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी सारी बातें उसे बताई थी, और ये भी बताया था कि उसकी याद आने पर वो कभी कभी स्मोकिंग भी कर लेता है। तुम्हारी फैमिली में कोई भी स्मोकिंग नहीं करता, फिर तुम्हें ये शौक कहाँ से लगा? दिया ने गुस्से में कहा, पर इस गुस्से में फिक्र छिपी थी। अरे वो तो मैं कभी कभी कर लेता हूँ, अखिल ने मुस्कुराते हुए कहा। ज़्यादा बनो मत, समझे? घर वालों को पता चला तो क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? क्या सोचेंगे? मैं कभी पता ही नहीं चलने दूंगा, अखिल ने बड़ी लापरवाही से जवाब दिया। पर इससे तुम्हें प्रॉब्लम होगी और फिर मुझे भी प्रॉब्लम होगी। दिया का गुस्सा, उसकी कठोरता धीरे धीरे पिघल रही थी। अरे नहीं होगी, और अगर होगी भी तो मैं तुम्हें भी पता नहीं चलने दूंगा। अखिल अभी भी मजाक के मूड में ही था। और वो तुम कैसे करोगे? दिया ने अखिल से पूछा। जब मुझे प्रॉब्लम होगी तो मैं तुम्हारे सामने ही नहीं आऊँगा, तो फिर तुम्हें भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अखिल का ऐसा जवाब सुनकर दिया को दुख हुआ। मतलब मेरे सामने आना छोड़ सकते हो, मेरे लिए स्मोकिंग नहीं छोड़ सकते? इतना बोलकर दिया शांत हो गई। छोड़ दूंगा पागल, तुम्हारे लिए तो जीना भी छोड़ सकता हूँ। फिर सिगरेट क्या चीज़ है? मैं तो बस मजाक कर रहा था। पक्का छोड़ दोगे ना? हाँ बाबू, पक्का छोड़ दूंगा। अब मेरी फिक्र करना बंद करो, ओके? दिया ने कोई उत्तर नहीं दिया। अच्छा बाबू सुनो, आई मिस यू, अखिल ने बड़े प्यार से दिया से कहा। आई लव यू टू,
दिया ने दबी आवाज़ में अखिल को उत्तर दिया। मैंने आई मिस यू बोला था। अखिल दिया की हालत से अनजान अभी भी मजाक के मूड में ही था। बट आई लव यू डफर। इतना बोलकर दिया रोने लगी। दिया की शिष्कारी सुनकर अखिल डर गया। क्या हुआ? दिया तुम रो क्यों रहे हो? दिया प्लीज बोलो ना यार। दिया ने कोई जवाब नहीं दिया। प्लीज दिया कुछ तो बोलो। डांट लो मुझे पर रोना बंद करो। प्रॉमिस छोड़ दूंगा स्मोकिंग। अरे तुम क्यों रोने लगते हो जब मुझे रोना आता है तो? अखिल की रोनी सी आवाज़ सुनकर दिया ने खुद को संभाला और अखिल को मनाने लगी। तुम मेरी वजह से रोई ना? मैं बहुत बुरा हूँ, हमेशा ही तुम्हारा दिल दुखाता हूँ। नहीं अक्की, मेरी ही गलती है। जब मैं रोती हूँ तब तुम्हें रोना आता है। अब तक दिया ने खुद को संभाल लिया था। अच्छा मेरे स्मोकिंग करने पर तुम्हारी क्या गलती? अखिल ने गला साफ करते हुए कहा। पता है मेरे घर के पास से जब लड़के सिगरेट पीते हुए निकलते थे तो मुझे लगता था क्या स्टाइल है, और मैं सोचती थी कि जो मेरा बॉयफ्रेंड होगा क्या वो भी ऐसा करता होगा। तो शायद भगवान ने इसीलिए तुम्हें भी ऐसा बना दिया हो। इतना बोलकर दिया हंसने लगी और उसकी बचकानी सी बातें सुनकर अक्की को भी हंसी आ गई। तुम पागल हो दिया, ऐसा भी कोई सोचता है क्या? आज के ज़माने में जहाँ लोग एक दूसरे से लड़ने के बहाने ढूंढते फिरते हैं, वहीं कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो एक दूसरे की गलतियों को अपने सर इसलिए ले लेते हैं कि कहीं उसे बुरा ना लगे। दिया और अक्की भी उनमें से ही एक थे। अच्छा दिया एक बात पूछूं? तुम गुस्सा तो नहीं करोगे? नहीं करूँगी, पूछो। अगर मैं सिगरेट नहीं छोड़ पाया तो तुम क्या करोगे? अखिल ने डरते हुए कहा। देखो अखिल, रहना तुम्हारे ही साथ है, अब ये तुम्हारे ऊपर है। तुम मुझे खुश रखोगे या दुखी? अखिल को दिया से ऐसे उत्तर की उम्मीद नहीं थी। दिया के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अखिल को बहुत खुशी मिली। अच्छा चलो अब फ़ोन रखती हूँ, मम्मी पापा आने वाले हैं। दिया ने अक्की से कहा। प्लीज़ थोड़ी देर और रुक जाओ ना, अक्की ने दिया से रिक्वेस्ट करते हुए कहा। जाना पड़ेगा अखिल, वरना मम्मी जान गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा तो ठीक है, फिर कब कॉल करोगी दोबारा? अब नेक्स्ट वीक कॉल करूँगी, बहुत लंबा वेट करना पड़ता है, अखिल ने बेचारी सी आवाज़ में दिया से कहा। दिया के पास पर्सनल फ़ोन नहीं था, वो अपने घर के फ़ोन से ही अक्की को कॉल करती थी, वो भी वीक में 1 या 2 बार जब उसे मौका मिलता। और जिस हफ्ते में 2 से ज़्यादा कॉल होती वो दिन अखिल के लिए बोनस डे होता था। अच्छा ठीक है दिया, बाय, अपना ख्याल रखना, अखिल ने रूखे स्वर में कहा। अक्की तुम कुछ भूल रहे हो क्या? दिया प्लीज़ जल्दी से बोल दो ना, वरना कोई आ जाएगा। ओके आई लव यू, अखिल ने बेमन से कहा। ऐसे नहीं, ठीक से बोलो ना। ओहो ओके वेट, मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करता हूँ, अब खुश? आया हिंदी में फील? अखिल ने मुस्कुराते हुए कहा। बहुत 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 ज़्यादा। हिंदी से हमारे विचार बनते हैं, इसलिए हिंदी से बोलने में फील आता है, दिया ने बड़े प्यार से अक्की को उत्तर दिया। अच्छा दिया जी, अब आपको डर नहीं लग रहा? फिर से शुरू हो गई हिंदी और इंग्लिश की क्लास लेकर, अखिल ने दिया को रोकते हुए कहा। ओके ओके जा रही हूँ, बाय, अपना ख्याल रखना, और मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करती हूँ। इतना बोलकर दिया ने फ़ोन काट दिया। ट्रेन में सफ़र करते अखिल के चेहरे पर आज इतने दिनों बाद एक मुस्कान की लकीर थी। दिया के साथ बिताई एक ज़िंदगी को फिर एक बार अखिल अपनी यादों में जी रहा था।
हाँ तो दोस्तों, अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आई तो लाइक करें, और अगर नहीं पसंद आई तो डिसलाइक करें। और आप लोगों के मन में मुझसे रिलेटेड या इस कहानी से रिलेटेड कोई भी विचार हो तो कमेंट करें। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए राधे राधे। यादों की गुल्लक में किस्सों का खजाना है, आंखें बंद करके जो देखा तो खुद में एक जमाना है। हेलो यारों, मैं हूं आप सभी का दोस्त वीर शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल यानी ओए जानू पर। तो आज मैं आप लोगों को अपनी ही लिखी एक कहानी सुनाने वाला हूं, जिसका टाइटल है मुड़ा पन्ना, जिसे आप देखेंगे अपनी इमेजिनेशन में मेरी आवाज़ के साथ। तो कहानी को शुरू करने से पहले जिन लोगों ने इस कहानी के पिछले पार्ट नहीं सुने हैं तो उन्हें जाकर सुन लें, जिससे कहानी को समझने में आसानी होगी। गर्मी की छुट्टियां आ चुकी थी और अखिल के भैया भाभी ने अपने गांव में छुट्टियां मनाने का प्लान बना लिया था। पहले तो अखिल का कोई मन नहीं था वहां जाने का, पर जब पता चला कि दिया भी भैया भाभी के साथ घूमने जा रही है तो वो झट से तैयार हो गया। दूसरे दिन सुबह कार से निकलना था और रास्ते में दिया को भी पिक करना था। अक्की दिया से मिलने के लिए इतना ज़्यादा बेताब था कि उसे रात भर नींद ही नहीं आई। सारी रात बस अखिल यही सोचता रहा कि दिया से क्या क्या बातें करेगा वो, और ऐसा करते करते पता ही नहीं चला कि कब सुबह हो गई। रात भर जगने की वजह से अखिल दिया के मिलने से पहले ही कार में सो गया। भैया ने दिया को पिक कर लिया और दिया कार की बैक सीट पे अखिल के पास जाकर बैठ गई। दिया अखिल का चेहरा देखकर मुस्कुराए जा रही थी। वो उसे जगाना नहीं चाहती थी क्योंकि वो सोते हुए बहुत अच्छा लग रहा था। दिया भैया और भाभी से छिपाकर पास में रखे अक्की के फ़ोन से सेल्फी लेने लगी। दिया कभी उसके गालों को चूमती तो कभी उसके कंधे पर सिर रखकर सेल्फी लेती, कभी उसका हाथ पकड़कर धीरे से चूम लेती तो कभी अपनी उंगलियों को ज़बान से गीली करके उसके बिखरे बालों को संवारती। अक्की का गांव बस अब थोड़ी ही दूर था। वाओ, अक्की की नींद टूट चुकी थी और उसकी नज़र सीधे दिया पर पड़ी। क्या वाओ, सो चुके? दिया ने झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा। आज मेरी एक ख्वाहिश पूरी हो गई, अक्की ने अंगड़ाई लेते हुए कहा। अच्छा, कौन सी ख्वाहिश पूरी हो गई तुम्हारी? यही कि कभी सोकर उठूं और सबसे पहले तुम्हारा चेहरा दिखे। पर तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? क्योंकि मेरी भी कई ख्वाहिशों में एक ख्वाहिश ये थी। क्या? यही कि तुम सोते रहो और मैं तुम्हें जी भर कर देखूं। बातों ही बातों में अक्की का गांव उसका पुश्तैनी घर आ चुका था। घर के आस पड़ोस की लड़कियां अक्की से कुछ ज़्यादा ही घुली मिली थीं, जो बात दिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। कौन है वो लड़कियां जिनसे तुम इतना चिपक रहे थे? दिया को गुस्सा आ रहा था। अरे वो तो अपने पड़ोसी हैं। हर साल जब भी हम यहाँ आते हैं हम सब मिलकर एक साथ अंताक्षरी खेलते हैं और ढेरों बातें करते हैं, अखिल ने दिया को समझाते हुए कहा और झट से दिया का हाथ पकड़कर उनसे मिलाने के लिए ले जाने लगा। अक्की सब देख रहे हैं, क्या सोचेंगे? दिया ने हाथ छुड़ाते हुए कहा। क्या कहेंगे? यही ना कि गर्लफ्रेंड होगी अक्की की। इतना बोलकर अक्की हंसने लगा। अच्छा, सिर्फ गर्लफ्रेंड? हाँ। दिया अखिल से कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन रखती थी। मैं नहीं हूँ तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड, जाओ अपने पड़ोसियों में ही किसी को बना लो। किसी को क्या, सबको बना लो। इतना बोलकर दिया पैर पटकती हुई अंदर चली गई। अखिल सब कुछ समझता था, पर दिया से मजाक करना, उसे चिढ़ाना, इन सब बातों में उसे बड़ी मज़ा आती थी। अगली सुबह जब सभी घर की सफाई में जुटे थे, अखिल गायब था। वो अपने गांव के दोस्तों के साथ गप्पे लड़ा रहा था और इधर दिया अखिल से गुस्सा तो थी ही, पर उसका मन बस अखिल की ही सुध ले रहा था।
कहीं वो फिर से तो उन लड़कियों के साथ नहीं चिपक रहा। मुझे आना ही नहीं चाहिए था यहाँ, वगैरह वगैरह बातें उसके दिमाग में चल रही थी। दिया, दिया। हाँ दीदी। बेटा खाना तैयार है, आकर खा लो। नहीं, मैं अभी नहीं खाऊंगी, मुझे अभी भूख नहीं है। अरे 10 बज रहे हैं सुबह के और तुम्हें भूख ही नहीं है? हाँ दीदी, मैं बाद में पक्का खा लूँगी, दिया ने टालते हुए उत्तर दिया। कहाँ था तू? काफ़ी देर बाद जब अक्की घर आया तो भाभी उस पर बरस पड़ी। बता कर जाना चाहिए था ना। अरे भाभी, मैं अपने बगीचे में था दोस्तों के साथ। अच्छा जा, हाथ मुंह धोकर खाना खा ले, और दिया को भी बोल दे खाना खा ले, फिर घूमने चलना है। ओके भाभी। अखिल झट से दिया के पास भाग कर आ गया। दिया मेज पर अपने सिर को टिकाकर किसी छोटी बच्ची की तरह कुर्सी पर बैठी थी। अखिल भी उसी तरह उसके बगल में जाकर बैठ गया। ओए, अभी तक खाना क्यों नहीं खाया तुमने? अखिल ने दिया को छेड़ते हुए कहा। मेरा मन, मैं खाऊं या नहीं, तुम कौन होते हो पूछने वाले? इतना बोलकर दिया वहाँ से चली गई। अखिल को दिया की बातें चुभ गई थी, पर वो कर भी क्या सकता था, शुरुआत तो उसने ही की थी ना। अखिल भी वहाँ से बिना कुछ खाए ही चला गया। रात में जब सभी खाना खाकर सोने की तैयारी कर रहे थे, अखिल कार में बैठा अपने लैपटॉप में कुछ डिजाइन बना रहा था और साथ में म्यूजिक सुन रहा था। देर रात जब सभी सो गए तो अखिल चुपचाप से अंदर आ गया। उसने देखा कि सभी घर के आंगन में आराम से सो रहे हैं। दिया और उसकी भाभी और उन दोनों के बीच में उसका भतीजा, तीनों एक साथ सो रहे हैं, और भैया उसके बगल वाले पलंग पर अकेले बड़ी गहरी नींद में थे। अखिल चुपचाप भैया के बगल में लेट गया और दिया को निहारने लगा। दिया का चेहरा उसके सामने बस एक हाथ की दूरी पर था। चांद की रोशनी सीधे दिया के चेहरे पर पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे एक चांद सामने बैठे दूसरे चांद का श्रृंगार कर रहा हो। और दिया की नाक में पड़ी वो रिंग जब चांद की रोशनी में चमकती तो ऐसा लगता कि जैसे सुबह की कोई ओस की बूंद किसी गुलाब की अधखिली कली पर आकर ठहर गई हो। अखिल ने दिया की तरफ धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और चेहरे पर आई बालों की एक लट को उसने आहिस्ता से उसके कानों के पीछे खोस दिया। दिया अखिल की छुअन को समझ गई और चुपचाप से उसने करवट बदल ली। दिया अभी भी अखिल से नाराज थी। अखिल दिया के कंधे को पकड़कर अपनी तरफ खींच रहा था, पर दिया बार बार उसका हाथ अपने कंधे से हटा देती। पर जब अखिल नहीं माना तो दिया ने परेशान होकर अखिल का हाथ कसकर झिटक दिया। अखिल का हाथ पलंग की कोर में जा टकराया, जिस वजह से अखिल के मुंह से एक हल्की सी आह निकल आई और अखिल ने अपने चेहरे को चादर से ढक लिया। जब दिया को एहसास हुआ कि उसकी वजह से अक्की को चोट लग गई तो दिया अखिल की तरफ घूम गई और अखिल का हाथ पकड़ने लगी। पहली बार तो अखिल ने दिया का हाथ छुड़ा लिया, पर दूसरी बार उसने नहीं छुड़ाया। दिया ने उसके हाथ को अपनी तरफ खींचा और उसकी हथेली पर अपने गाल रख दिए। जब अखिल को अपने हाथों पर उसके बहते आंसुओं का एहसास हुआ तो वो सिहर गया। उसने झट से अपने मुंह से चादर हटाई और दिया का हाथ पकड़कर उसे घर की छत पर ले आया। आई एम सॉरी अक्की, मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें चोट लगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। दिया बस लगातार रोए जा रही थी। अखिल ने उसे कसकर गले लगा लिया। प्लीज़ तुम रोना बंद करो, वरना मुझे भी रोना आ जाएगा। अखिल ने दिया के आंसू पोंछे और वो धीरे धीरे शांत हो गई। अच्छा ये बताओ, तुमने सुबह से खाना क्यों नहीं खाया? अखिल छत के एक कोने में अपनी पीठ को दीवार से टिकाकर बैठ गया और दिया के ऊपर अपनी बाहों को किसी कंबल की तरह लपेटकर उसे अपने सीने से लगा लिया। क्योंकि तुम सुबह से गायब थे और तुमने भी नहीं खाया था, दिया ने रोनी आवाज में जवाब दिया। तुम पागल हो,
मैं थोड़ा काम से बाहर गया था और तुम वो पड़ोस वाली लड़कियों से कुछ ज़्यादा ही चिपक रहे थे। दिया ने किसी छोटे बच्चे की तरह हल्की सी सिसकारी भरते हुए कहा। अरे पागल, वो सब मुझे भैया बोलती हैं, मैं तो बस मजाक कर रहा था। और हाँ, एक बात याद रखना, मैं कहीं भी चला जाऊँ लौटकर तुम्हारे ही पास आऊँगा और तुम्हारी जगह कोई भी नहीं ले सकता, वादा करता हूँ। अच्छा देखो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट लाया था। अखिल ने अपनी पॉकेट में हाथ डालते हुए कहा। अखिल ने दिया को चॉकलेट खोल कर दी। दिया ने एक बाइट लिया और फिर चॉकलेट अखिल के मुंह में रख दी। दिया, जब मैं कुछ बन जाऊंगा तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अखिल ने हिचकिचाते हुए पूछा, क्योंकि दिया उससे कहीं ज़्यादा रईस और अपने घर की इकलौती बेटी थी। दिया ने एक बार उसके चेहरे की तरफ देखा और फिर से उसके सीने से लिपट गई और कहा, जब कुछ बन जाओगे तब? और अगर नहीं बन पाए तो? अगर मैं अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाया तो मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा दिया, क्योंकि मैं तुम्हें खुश रखना चाहता हूँ, दुखी नहीं। मैं अपने साथ साथ तुम्हारी लाइफ नहीं बर्बाद करना चाहता। अखिल ने दिया को समझाते हुए कहा। अच्छा ठीक है, अगर तुम कुछ बन जाओ तो मुझसे शादी कर लेना, और अगर नहीं बन पाओ तो मैं तुमसे शादी कर लूँगी, ओके? इतना बोलकर दिया ने अपनी बाहों की गिरफ्त और कस ली। आज के ज़माने में जहाँ प्यार लड़का और लड़की दोनों करते हैं, पर उस प्यार के सफल या असफल होने की जिम्मेदारी सिर्फ लड़के पर होती है। अगर लड़के की जॉब लग गई या वो सक्सेस हो गया तो ठीक है, वरना ये सोच लेना कि प्यार हार गया। पर दिया के विचार इन सब से बिल्कुल उलट थे। वो ये ज़रूर चाहती थी कि अखिल अपनी ज़िंदगी में कुछ बन जाए, पर उसका प्यार अखिल के सक्सेस या अनसक्सेस होने पर नहीं टिका था। वो खुद भी कुछ करना चाहती थी जिससे वो अपने प्यार को मुकम्मल कर सके। कई घंटों के लंबे सफ़र के बाद अखिल अपने शहर कानपुर आ चुका था। अखिल ट्रेन से उतरा और स्टेशन को चारों तरफ से घूम घूम कर ऐसे देखने लगा जैसे कोई छोटा बच्चा जिज्ञासावश किसी चीज़ को पहली बार देखता हो। हाँ तो दोस्तों, अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आई तो लाइक करें, और अगर नहीं पसंद आई तो डिसलाइक करें। और आप लोगों के मन में मुझसे रिलेटेड या इस कहानी से रिलेटेड कोई भी विचार हो तो कमेंट करें। हो सके तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे आप लोग इसका कोई भी पार्ट मिस ना करें। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए राधे राधे। यादों की गुल्लक में किस्सों का खजाना है, आंखें बंद करके जो देखा तो खुद में एक जमाना है। हेलो यारों, मैं हूं आप सभी का दोस्त वीर शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल यानी ओए जानू पर। तो आज मैं आप लोगों को अपनी ही लिखी एक कहानी सुनाने वाला हूं, जिसका टाइटल है मुड़ा पन्ना, जिसे आप देखेंगे अपनी इमेजिनेशन में मेरी आवाज़ के साथ। तो कहानी को शुरू करने से पहले जिन लोगों ने इस कहानी के पिछले पार्ट नहीं सुने हैं तो उन्हें जाकर सुन लें, जिससे कहानी को समझने में आसानी होगी। कई घंटों के लंबे सफ़र के बाद अखिल अपने शहर कानपुर आ चुका था। अखिल ट्रेन से उतरा और स्टेशन को चारों तरफ से घूम घूम कर ऐसे देखने लगा
जैसे कोई छोटा बच्चा जिज्ञासावश पहली बार किसी चीज को देखता है। घोंसले से उड़ा परिंदा आज 5 सालों बाद वापस अपने शहर, अपने घर आ चुका था। इन 5 सालों में बहुत कुछ बदल चुका था, पर अगर कुछ नहीं बदला था तो वो थी यहाँ की भाषा। वो अपनेपन की खुशबू से लिपटी कानपुर की रौबदारी वाली भाषा। अखिल पास में खड़े लोगों की बातों को गौर से सुनता और न जाने क्या सोचकर मुस्कुराने लगता। आखिरी बार अखिल ने इस जगह को 5 साल पहले तब देखा था जब वो ये शहर छोड़कर जा रहा था। अखिल ने स्टेशन के बाहर निकलकर घर के लिए ऑटो बुक करी और चल पड़ा। गांव से लौटने के बाद अखिल और दिया और भी ज़्यादा एक दूसरे के करीब आ चुके थे। फ़ोन पर उनकी हफ्ते में 1 या 2 बार बात हो जाती थी, जिनमें वो जी भर के लड़ते, हंसते, रोते, एक साथ बैठकर सपने संजोते। और जब बात करने को कुछ भी न होता तो शांत बैठकर एक दूसरे की सांसों की आहट सुनते। दिया अखिल के बारे में घर वालों को बताना चाहती थी, पर वो सही वक्त का इंतज़ार कर रही थी। घर में कुछ पारिवारिक मुद्दों की वजह से दिया के पापा और उनके भैया के बीच लड़ाई हो चुकी थी, जिस वजह से दिया के घर वाले अखिल के घर वालों से भी नफरत करने लगे थे। अब दिया के लिए और भी ज़्यादा मुश्किल था घर वालों को मनाना, इसलिए उसने सही वक्त का इंतज़ार करना ही सही समझा। हर बार की तरह आज भी अखिल दिया की कॉल का इंतज़ार कर रहा था, पर आज उसके मन में एक अलग सी बेचैनी थी। हाय मेरी जान, अखिल ने फ़ोन रिसीव करते हुए दिया से कहा। क्या कर रहे हो? दिया ने अखिल से पूछा। क्या करूँगा, बस तुम्हारी कॉल का इंतज़ार कर रहा था। बाबू, आज मुझे तुम पर बहुत 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 प्यार आ रहा है। आई लव यू सो मच, अखिल ने बड़े प्यार से दिया से कहा। अच्छा, आज ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें मुझ पर इतना प्यार आ रहा है? दिया ने इतराते हुए अखिल से पूछा। पता नहीं क्यों, बस आ रहा है। दिया, बोलो, तुम्हें एक बात बतानी है, अक्की ने दिया से कहा। अब क्या किया तुमने? दिया ने शिकायत भरे लहजे में अक्की से पूछा। कल मेरा बर्थडे है। पता है मुझे, सुनो तो प्लीज, गुस्सा मत होना, अखिल ने दिया को रोकते हुए कहा। कल मेरा बर्थडे है और मेरे सारे दोस्त जिद करेंगे बियर पीने के लिए, तो मैं थोड़ी सी पी लूं? तुम गुस्सा तो नहीं होगे? अखिल ने हिचकिचाते हुए दिया से पूछा। अच्छा, तो इसलिए तुम्हें मुझ पर आज बहुत 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 प्यार आ रहा था? ठीक है, पी लेना, बट थोड़ी सी। दिया ने अखिल को परमिशन दे दी। थैंक यू सो मच मेरी जान, अखिल ने खुश होकर दिया से कहा। ओके ओके ठीक है, दिया भी मुस्कुराने लगी। अच्छा सुनो, कल मेरा बर्थडे है, तो कल क्या मेरा बोनस डे होगा? क्या कल तुम कॉल करोगी? अखिल ने दिया से पूछा। मैं कोशिश करूँगी अखिल, आजकल मम्मी मुझे बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ती, शायद उन्हें मुझ पर शक होने लगा है। दिया ने निराशा भरी आवाज़ में अखिल को उत्तर दिया। बहुत लंबा वेट करना पड़ता है दिया। अच्छा, अगर तुम कल कॉल ना कर पाओ तो आज मुझसे कुछ ऐसा बोलो कि मैं तुम्हारी आवाज़ रिकॉर्ड कर लूँ और तुम्हारी नेक्स्ट कॉल तक बस वही सुनता रहूँ। अखिल की बचकानी बातें शुरू हो चुकी थी। अरे ऐसा क्या बोलूँ? दिया ने अखिल से कहा। अच्छा, कुछ नहीं बोल सकते तो ढेर सारा आई लव यू बोल दो, जिससे तुम्हारी नेक्स्ट कॉल तक मैं यही याद कर करके खुद को काबू करता रहूं। अखिल ने फिर से एक नई फरमाइश पेश कर दी थी। ओके, आई लव यू, 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 आई लव यू सो मच। दिया अखिल की बात मान गई थी, पर अखिल का दिल आज नहीं मान रहा था कि वो उसे बस बोल दे या उसे जाने दे।
वो बस उन लम्हों को पकड़ कर रख लेना चाहता था। दिया को एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं जाने देना चाहता था। एक अनजान सा डर उसके मन में था। अच्छा ठीक है, अब हिंदी में बोलो फील के साथ। मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करती हूँ अखिल। तुम समझ भी नहीं सकते इतना प्यार करती हूँ। मुझसे ज़्यादा तुम्हें कोई नहीं चाहेगा, ये बात हमेशा याद रखना। दिया बोलते बोलते इमोशनल हो गई थी। अरे अरे अरे, मेरी जान रो रही है। गंदी बात। देखो अब मैं नहीं रोता, तुम भी रोना छोड़ दो। मैं तुम्हारा ही तो हूँ, कहाँ जा रहा हूँ? अखिल ने दिया को समझाया। देखो अखिल, तुम एक प्रॉमिस करो, तुम कभी नहीं रोओगे, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि जब तुम रोते हो ना, मुझे बहुत दर्द होता है। दिया ने अखिल से कहा। हाँ प्रॉमिस करता हूँ, कभी नहीं रोऊंगा। तुम भी कभी मत रोना। अच्छा अखिल, अब मुझे जाना होगा। मत जाओ ना यार, प्लीज़। कल तो हम बात करेंगे ना अखिल, क्यों इतना परेशान हो रहे हो? अच्छा ठीक है, बस एक बार और आई लव यू बोल दो। आई लव यू सो मच। ओके, अब मैं जाऊँ? देर हो रही है अखिल, और वैसे भी तुमने मेरी वॉइस तो रिकॉर्ड कर ही ली है। अगर कल कॉल ना कर पाऊँ तो इसे ही सुन लेना। दिया ने हंसते हुए कहा। हंसो मत। ओके, अब जाओ। दिया और अखिल दोनों एक दूसरे की बातों में खोए इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उनके प्यार को अब किसी की नज़र लगने वाली थी। दिया की माँ ने खिड़की के बाहर से दिया को किसी से बात करते सुन लिया था। माँ के पैरों की आहट सुनकर दिया ने फ़ोन कट कर दिया, पर अब देर हो चुकी थी। दिया तुम अभी किससे बात कर रही थी? दिया की माँ गुस्से में थी। किसी से तो नहीं। दिया खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, पर उसके चेहरे पर डर साफ साफ झलक रहा था। दिया की माँ ने आगे बढ़कर दिया के हाथों से फ़ोन ले लिया। ओह, तो तुम अक्की से बात करती हो? दिया की माँ ने फ़ोन में देखते हुए कहा। दिया अपनी सफाई में कुछ बोलती कि उसकी माँ उस पर बरस पड़ी। तुम्हें मेरी और पापा की इज्जत की कोई परवाह नहीं, जो तुम उस लड़के से बात करती हो? कब से चल रहा है ये? और क्या क्या बातें होती तुम्हारे और उसके बीच में? तुम्हें पता है ना, वो लड़का मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक नंबर का लोफड़ है। तुमने सोच भी कैसे लिया उसके बारे में? दिया कुछ बोलती भी तो कैसे बोलती। माँ के तीखे प्रश्नों के आगे दिया कमज़ोर पड़ चुकी थी। कमरे की दीवार पर अपनी पीठ टिकाकर दिया रोने लगी, पर उसकी माँ के प्रश्न थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कहीं उसके पास तुम्हारी फ़ोटो या रिकॉर्डिंग तो नहीं? वो लड़का सही नहीं है, वो तुम्हें ब्लैकमेल करने लगा तो? अखिल के मस्खरे स्वभाव की वजह से दिया की माँ उसे बुरा लड़का समझती थी। नहीं, वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। दिया ने रोते हुए उत्तर दिया। तुम्हें मुझसे ज़्यादा पता है। तुमने सोच भी कैसे लिया कि वो तुम्हारे लायक है? अगर तुमने उससे दोबारा बात करने की कोशिश की तो हमारा मरा मुँह देखोगी तुम। और अगर तुम्हें लगता है कि वो सही है तुम्हारे लिए और हम गलत हैं तो बता दो, मैं और तुम्हारे पापा मर जाएं जाकर कहीं, फिर तुम आराम से जो मर्जी हो करना, कोई नहीं रोकेगा। दिया की माँ की फिक्र जायज़ थी, पर किसी के बारे में बिना जाने उसके चरित्र पे उंगली उठाना उतना ही गलत था। नहीं मम्मी, मैं आपसे और पापा से बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज़ ऐसा मत बोलो। आज के बाद मैं उससे कभी बात नहीं करूँगी। आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूँगी। दिया अपनी माँ के पैरों पर गिर पड़ी और ज़ोरों से रोने लगी। माँ बाप की मोहब्बत के आगे उसे अखिल का प्यार छोटा नजर आने लगा। अखिल की मोहब्बत आज उनके सामने हार चुकी थी। इधर इन सब बातों से अनजान अखिल अपने बर्थडे पर दिया की कॉल का इंतजार करता रहा, पर दिया की कोई कॉल नहीं आई। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। अखिल के मन में पलता वो अनजान सा डर अब आकार लेने लगा था। उसने सीधे दिया को कॉल करना ही सही समझा। हेलो दिया। नहीं, मैं दिया की मम्मी बोल रही हूँ। फ़ोन दिया की माँ ने उठाया था। आंटी, दिया कहाँ है? प्लीज़ आप उससे एक बार मेरी बात करवा दीजिए। क्या काम है तुम्हें उससे? मुझे बस उससे एक बार बात करवा दीजिए। मेरी बात सुनो,
ये जो तुमने अपनी उल्टी सीधी बातों में दिया को फंसा रखा था ना, अब ये सब नहीं चलने वाला। दिया ने मुझे सब कुछ बता दिया है। बेहतर यही होगा कि अब तुम उससे मिलने की या उससे बात करने की कोशिश मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा। प्लीज़ आप उससे मेरी एक बार बात करवा दो, बस एक बार उसकी आवाज़ सुन लो, फिर ज़िंदगी में कभी कॉल नहीं करूँगा, प्लीज़। दिया ने जो गलतियाँ की थी उसे उसने सुधार लिया है, वो सब कुछ भूल चुकी है। अच्छा यही होगा कि तुम भी उसे भूल जाओ और अब दोबारा कॉल करके हमारा और अपना टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। अखिल जब तक कुछ बोल पाता फ़ोन कॉल कट चुकी थी। पास में खड़ी दिया सब कुछ सुन रही थी। वो अखिल का दर्द, उसकी तड़प भांप चुकी थी। अगली सुबह दिया अपनी फ्रेंड के घर किसी काम का बहाना बनाकर चली गई। हाय नेहा। हाय दिया, बहुत दिनों बाद मेरे घर की याद आई। मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए नेहा। दिया ने बड़ी लाचारी से नेहा की तरफ देखते हुए कहा। बोलो, मैं क्या कर सकती हूँ। नेहा दिया के चेहरे पर उसके दर्द को आसानी से पढ़ सकती थी। तुम ये लेटर अखिल को दे सकती हो। दिया ने लिफाफा आगे बढ़ाते हुए नेहा से कहा। नेहा कानपुर के उसी कॉलेज में पढ़ती थी जहाँ अखिल पढ़ता था, पर दोनों के सब्जेक्ट अलग थे। हाँ, मैं दे तो दूंगी, पर ये नहीं बता सकती कि कब दे पाऊंगी, क्योंकि हम दोनों के सब्जेक्ट अलग हैं और कई दिनों से अखिल मुझे कॉलेज में दिखा भी नहीं है। ठीक है, वो जब भी तुम्हें मिले तो उसे दे देना। इतना बोलकर दिया वहाँ से जाने लगी। ऐसा क्या है इस लेटर में दिया? नेहा ने दिया को रोकते हुए कहा। मेरी बर्बादी। दिया की आंखों से फिसलते आंसू उसके गाल पर आकर ठहर गए। दिया ने अपनी हथेली से उन्हें कुछ इस तरह पोंछा कि जैसे उसने अपनी तकदीर में लिखी मोहब्बत को अपने हाथों से मिटा दिया हो, और वहां से चली गई। अखिल के मन में पलते सवाल अखिल को दिन रात खाए जा रहे थे। ना तो उसका पढ़ाई में मन लगता और ना ही किसी काम में। धीरे धीरे वो खुद को हर दिन बर्बाद कर रहा था। उसके दोस्तों में एक नया रूल भी लागू हो चुका था कि कोई भी अपने पास्ट की बात नहीं करेगा, खासकर दिया की बात अखिल के सामने तो कोई भी नहीं करेगा। पर इन सब का अखिल के हालातों पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। अखिल के दिल और दिमाग में दिया और उसकी माँ की कही गई वो तीखी बातें चलती रहती। इतने दिनों बाद भी वो दिया की कॉल का बेसब्री से इंतजार करता, एक उम्मीद जो टूटने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब अखिल की जिंदगी में दिया की इम्पोर्टेंस खत्म हो गई। एक लंबी बीमारी के चलते अखिल की माँ का स्वर्गवास हो गया था। अखिल पूरी तरह से बिखर चुका था। उसके जिंदगी में कामयाब होने की दो ही वजह थी, एक उसकी माँ और दूसरी दिया, जो कि दोनों ही वजह अब उससे छिन चुकी थी। रोड पर चलती भीड़ में दूर जाने की कोशिश में अखिल पागलों की तरह दौड़ने लगा। उसे कुछ भी होश नहीं था, वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। दौड़ते दौड़ते जब अखिल की सांस फूलने लगी तो वो थककर बीच रोड पर घुटनों के बल गिर पड़ा और जोरों से चीख चीख कर रोने लगा। पीछे से आते उसके दोस्तों ने उसे संभाला और उसे वापस घर ले आए। उन कुछ दिनों में सब कुछ बदल चुका था। दिन भर हंसने और मजाक करने वाला अखिल एकदम शांत, किसी जिंदा लाश की तरह हो गया था। उस हादसे के बाद फिर कभी किसी ने अखिल के मुंह से दिया का नाम नहीं सुना। कई दिनों बाद जब अखिल की मुलाकात दिया की फ्रेंड नेहा से हुई तो नेहा ने अखिल को दिया का वो खत उसके हाथों में पकड़ा दिया। अखिल ने उस खत को पढ़ा तो
पर उस खत को पढ़ते वक्त अखिल के चेहरे पर ना तो कोई दर्द नजर आ रहा था और ना ही कोई खुशी। किसी पत्थर की मूर्ति की तरह उसका चेहरा ज्यों का त्यों था। अखिल ने खत को पढ़ने के बाद अपने बैग में डाल दिया और नेहा से बिना कुछ बोले वहां से चला गया। उसका दिल धड़क तो रहा था, पर जज्बातों वाला दिल का एक हिस्सा निर्जीव हो चुका था। अब उसे अपनी जिंदगी से कोई खास आशाएं नहीं थी। उसकी ऐसी हालत ना तो उसके दोस्तों से देखी जा रही थी और ना ही उसके भैया भाभी से। अखिल के भैया अखिल की आगे की पढ़ाई के लिए अखिल को बेंगलोर भेजना चाहते थे, पर अखिल की भाभी इस बात से सहमत नहीं थी, क्योंकि उन्हें डर था कि इतने बड़े अनजान शहर में वो कैसे रहेगा और कहीं उसे अनजान लोगों के बीच रहने की आदत पड़ गई तो शायद वो कभी वापस अपनी दुनिया में आए ही ना। अरे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम फालतू में परेशान हो रही हो। कुछ दिन बाहर रहेगा तो उसका मन बदल जाएगा, और वैसे भी 1 साल की ही तो बात है। अखिल के भैया ने उसकी भाभी को समझाते हुए कहा। अखिल ने बिना कोई शर्त रखे या बिना कोई सवाल उठाए भैया की बात मान ली, पर किसे पता था उसने मन ही मन और क्या फैसला कर लिया है। अलविदा कहते भैया भाभी और उसके दोस्तों में से किसी ने नहीं सोचा था कि इसके बाद अखिल की शक्ल तो क्या, उसकी आवाज़ भी अब सुनने को नसीब नहीं होगी। हाँ तो दोस्तों, अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आई तो लाइक करें, और अगर नहीं पसंद आई तो डिसलाइक करें। और आप लोगों के मन में मुझसे रिलेटेड या इस कहानी से रिलेटेड कोई भी विचार हो तो कमेंट करें। हो सके तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे आप लोग इसका कोई भी पार्ट मिस ना करें। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए राधे राधे। यादों की गुल्लक में किस्सों का खजाना है, आंखें बंद करके जो देखा तो खुद में एक जमाना है। हेलो यारो, मैं हूं आप सभी का दोस्त वीर शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल यानी ओए जानू पर। तो कहानी को शुरू करने से पहले जिन लोगों ने इस कहानी के पिछले पार्ट नहीं सुने हैं तो उन्हें जाकर सुन लें, जिससे कहानी को समझने में आसानी होगी। स्टेशन से घर जाता अखिल ऑटो के पीछे बैठा कानपुर की हर रोड, हर दुकान को गौर से देखता और उसे पहचानने की कोशिश करता। कितना कुछ बदल गया था इन 5 सालों में, और वो भी तो काफ़ी बदल चुका था। शर्ट के बटन पूरे लगे, आंखों में पतले फ्रेम वाला चश्मा और बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ। पर अगर कुछ नहीं बदला था तो वो थी उसके चेहरे पर आई एक मुस्कान, जो कि काफ़ी लंबी छुट्टी के बाद वापस लौटी थी। जैसे जैसे घर करीब आ रहा था उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। एक अजीब सी खुशी के साथ एक डर भी था। वो कैसे सामना करेगा लोगों का, क्या कहेगा उनसे, क्या वजह बताएगा इतने साल दूर रहने की। अखिल सवालों के जवाब तलाश ही रहा था कि अगले कुछ मिनट में ऑटो उसके घर के पास वाली गली में खड़ी थी। अखिल ने ऑटो वाले को पैसे दिए और बैग हाथों में पकड़कर आगे बढ़ने के लिए खुद को तैयार करने लगा। जैसे जैसे अखिल घर के लिए कदम आगे बढ़ाता जा रहा था, बीते बचपन की कुछ झलकियां एक एक करके उसे नजर आ रही थी। ये वही गली थी जहां अखिल ने अपनी माँ और पापा का हाथ पकड़कर चलना सीखा था। भैया के साथ साइकिल चलाने के चक्कर में जाने कितनी बार गिरा था। वो नुक्कड़ वाली दादी जिनका सामान लाने पर वो प्यार से गाल खींचती और फिर खाने को टॉफियां देती। और वो मोटी सी मोहल्ले भर की रिंकी मौसी जिनके घर के बाहर गली के सारे बच्चे खेलने के लिए इकट्ठा होते थे। छुपन छुपाई खेलना, फूल पत्थर खेलना, रेस लगाना, बारिश में भीगना, वो सारी यादें इस गली से ही तो जुड़ी थी। वो बचपन का बीता शोर
उसके कानों में रेडियो के किसी पसंदीदा चैनल की तरह सुनाई दे रहा था। अखिल उन यादों को कुछ इस तरह महसूस कर रहा था कि जैसे उसका पुनर्जन्म हुआ हो। घर के सामने खड़ा अखिल अपने घर को जी भर के निहार रहा था। घर का डिजाइन तो अभी तक वैसा ही था, बस दीवारों के रंग बदल चुके थे। घर में चहल पहल मची थी। छोटे छोटे बच्चे इधर उधर भाग दौड़ रहे थे। कुछ बुजुर्ग जो कि शायद उसके गांव के रिश्तेदार थे, वो बाहर पड़ी कुर्सियों पर बैठे अखिल को गौर से देखे जा रहे थे, शायद उसे पहचानने की कोशिश कर रहे थे। अखिल के पैरों में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि आज वो अपने घर की देहरी को लांघकर उस पार जा सके। छज्जे पर खड़ी किसी से फोन पर बात करती भाभी की नज़र जब अखिल पर पड़ी तो वो एक ही पल में उसे पहचान गई और दौड़कर अखिल के पास आ गई। अखिल ने भाभी को देखा और जैसे ही उनके पैर छूने के लिए आगे बढ़ा, भाभी ने दोनों हाथों से उसका चेहरा पकड़ते हुए उसके माथे को चूम लिया और जोरों से रोने लगी। कहाँ चला गया था अक्की? इतने साल लगा दिए तूने वापस आने में। भाभी बस लगातार रोए जा रही थी, जिनकी आवाज़ सुनकर भैया भी बाहर आ चुके थे। भाभी ने अक्की का हाथ कस कर पकड़ लिया और किसी छोटे बच्चे की तरह जमीन पर ही बैठ गई। अखिल बहुत कुछ बोलना चाहता था, पर उसका गला भाव से भर आया था। उसने चुपचाप अपनी भाभी को कसकर गले लगा लिया। वहां खड़े लोगों की आंखें इस दृश्य को देखकर नम हो चुकी थीं। अरे अरे, उसे अंदर तो आने दो, बेचारा थक गया होगा, अखिल के भैया ने अपने आंसुओं को छुपाते हुए कहा। कुछ वक्त गेस्ट रूम में आराम करने के बाद अखिल अपने रूम में चला गया, जो कि अब एक स्टोर रूम बन चुका था। शायद ज़्यादा कोई आता नहीं था यहाँ। कमरे के कोनों को मकड़ी के जालों ने घेर रखा था। दीवारों पर चिपके अखिल के कुछ पसंदीदा पोस्टर कोरों से फटे और धूल मिट्टी से सने अब तक अपने होने का वजूद बनाए हुए थे। अखिल एक एक कर सारी चीज़ों को गौर से देखने लगा। उसकी वो काले रंग की साइकिल, जिसे वो कभी बहुत ज़्यादा प्यार करता था, जिसके साथ वो कानपुर की तमाम गलियों में बस यूं ही घूमने निकल जाया करता था। माँ से जिद करके उसने ये काले रंग की साइकिल अपने लिए मंगवाई थी। साइकिल के आगे डंडे पर उकेरे अपने नाम को अखिल हाथों से छूकर महसूस कर रहा था। सामानों को इधर उधर करते हुए अचानक अखिल की नज़र उसके बैग पर पड़ी। अखिल ने झट से उसे उठा लिया। कॉलेज के वक्त में उस बैग पर पेन से बनाई गई कुछ आकृतियां धूल की चादर से धुंधली हो चुकी थीं। अखिल उस बैग को लेकर वहीं उस जमीन पर बैठ गया और उसे टटोलने लगा। कुछ पुरानी नोटबुक्स और पुराने टूटे मोबाइल के साथ उसे एक खत मिला, जो कि अभी तक सही सलामत था। कागज पर लिखे लेख की स्याही थोड़ी सी फैल गई थी, पर अभी भी उसे पढ़ा जा सकता था। ये वही खत था जो दिया ने 5 साल पहले नेहा के हाथों भिजवाया था। अखिल उस खत को लेकर घर की छत पर चला गया। घर की छत पर बनी दीवार पर अपनी पीठ टिकाकर अखिल बैठ गया और उस खत को फिर से पढ़ने लगा। हाय अखिल, मैं ये खत इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मैंने अपनी माँ से वादा किया है कि ना तो मैं कभी तुमसे मिलूंगी और ना ही कभी तुम्हें कॉल करूंगी। मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और शायद ही कोई उतना प्यार करे मुझसे, पर सॉरी अखिल, मेरे लिए मम्मी पापा की अहमियत तुम्हारे उस प्यार से ज़्यादा है, इसलिए मैं ये रिश्ता अपनी तरफ से ख़त्म कर रही हूँ।
अफसोस कि मैं वो वादे नहीं निभा सकी जो कि मैंने तुमसे किए थे। वो चाहत जिसके तुम हकदार हो वो नहीं दे सकी। अगर इस खत को यहाँ तक पढ़ने के बाद भी तुम्हें मुझसे नफरत नहीं हो रही है और अभी तक मेरे लिए तुम्हारे दिल में थोड़ा सा भी प्यार बाकी है, तो क्या उस प्यार के वास्ते मैं तुमसे कुछ मांग सकती हूँ? तुम मुझे भूल जाओ अखिल, और हो सके तो आगे बढ़ जाना। मुड़कर वापस कभी मत देखना। मेरे लिए, उस प्यार के लिए इतना करोगे ना तुम? प्यार करना जितना आसान लगता है उसे निभा पाना उतना ही मुश्किल। शायद किसी और दुनिया में, किसी और जन्म में हम फिर मिले। तुम्हें इजाजत होगी तब मेरा दिल तोड़कर जाने की, मुझे मेरी तरह छोड़कर जाने की। तब तुम जो भी सजा दोगे मैं चुपचाप सह लूंगी, उफ तक नहीं करूंगी। पर इस जन्म में ये मुमकिन नहीं है। आज अगर मैं अपने प्यार को जीतने की कोशिश करूंगी तो शायद एक बेटी के फर्ज से हार जाऊंगी। चाहो तो तुम मुझे बेवफा बोल सकते हो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। मैंने आज तक तुमसे कुछ भी नहीं मांगा, पर आज कुछ मांग रही हूं। ना मत करना। मेरे लिए, मेरे प्यार के लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत करना। मैंने अपने दिल को काबू करना सीख लिया है, तुम भी सीख लो ना। भूल जाओ मुझे, मेरी खुशी के लिए। खत को पढ़ते पढ़ते अखिल ये भूल चुका था कि इस बात को 5 साल हो चुके हैं। वो आज भी खुद को वहीं खड़ा महसूस कर रहा था जहां पहली बार उसने इस खत को पढ़ा था। दिया ने उसके प्यार के वास्ते जो भी मांगा था उसे इतने सालों से निभाता आया अखिल एक फोन कॉल की वजह से चूक गया था। आज फिर से दिया की याद आंखों में बादल बनकर घिर आई थी। सीढ़ियों से ऊपर आते कदमों की आहट सुनकर अखिल ने खुद को संभाला और घूमकर खड़ा हो गया। अखिल ने पीछे मुड़कर देखा तो अंधेरे को चीरती हुई एक लड़की चटकीली लाल साड़ी में उसकी तरफ आ रही थी। जब वो लड़की बल्ब की रोशनी में आई तो अखिल के चेहरे पर दिल में भरे सारे जख्मों की पीड़ा उतर आई। लाल रंग की साड़ी पहने, सिर पर घूंघट काढ़े कोई और नहीं, दिया थी। मेरे पास मत आओ, दूर रहो मुझसे, अखिल ने गुस्से में कहा। चली जाऊंगी अखिल, बस एक बार मेरी बात सुन लो। दिया की आवाज में दर्द था। बोलो क्या बोलना है? मेरी शादी हो गई है अखिल, प्लीज अब तो नई जिंदगी की शुरुआत कर लो। मुझे दर्द होता है तुम्हें इस हाल में देखकर। प्लीज अखिल, मेरी खातिर। मैं खुश हूँ अपनी जिंदगी से, नहीं चाहिए मुझे किसी का साथ। और तुम्हें क्यों दुख होने लगा मेरी हालत देखकर? तुमने तो खुद पर काबू करना सीख लिया था ना? तब कहाँ थी तुम जब मुझे सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत थी? और मैं क्यों करूँ तुम्हारे लिए कुछ भी? तुम कौन होते हो मुझे सिखाने वाले? आई हेट यू। बोलते बोलते अखिल का गला भर आया। अगर ऐसा है तो ठीक है, बस एक बार हिंदी में बोल दो कि नफरत है तुम्हें मुझसे, मैं मान लूंगी और फिर कभी तुमसे कुछ भी नहीं मांगूंगी। दिया ने रोते हुए अखिल से कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। नहीं भूल पाया तुम्हें, बहुत कोशिशें की। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें बेवफा बोलूंगा और कैसे किसी और को तुम्हारी जगह दे दूंगा। नहीं होगा मुझसे। आज अखिल की जुबान उसके दिमाग के साथ नहीं, उसके दिल के साथ थी। अखिल रोते रोते जमीन पर बैठ गया। दिया ने झट से उसके पास आकर उसे गले से लगा लिया।
मुझे माफ कर दो अखिल, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया। मैं वो वादे ना निभा सकी जो कि मैंने तुमसे किए थे। मैं हार गई अखिल, मैं हार गई, और ना ही कभी तुम्हें भूल पाई। बस ये सोचकर मैंने वो खत लिखा था कि शायद तुम उसे पढ़कर भूल जाओगे मुझे और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओगे। हम दोनों में कोई एक तो खुश रहता, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दिया जोरों से रोने लगी और अपनी बाहों को कसा कर लिया। प्लीज अखिल, मेरे लिए मूव ऑन कर लो, नई जिंदगी शुरू करो। मैं तुम्हें पहले की तरह हंसते देखना चाहती हूँ। प्लीज, तुम्हें खुश देखकर मैं भी खुश रह पाऊंगी। तुम्हें इस हाल में देखकर मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। अखिल ने दिया को आहिस्ता से खुद से अलग किया और उसके माथे को चूम लिया। बस इतनी सी बात, आज के बाद तुम्हें मेरी हालत देखकर कभी दुखी नहीं होना पड़ेगा, वादा करता हूं। अखिल ने दिया के आंसू पोंछते हुए कहा। पक्का ना, नई जिंदगी की शुरुआत करोगे तुम? दिया ने सिसकारियां भरते हुए अखिल से पूछा। हाँ पक्का, तुम्हारे लिए तो जीना भी छोड़ सकता हूं। फिर ये तो छोटी सी बात है। अखिल, अब मुझे जाना होगा वरना कोई आ जाएगा। दिया ने अखिल से दूर होते हुए कहा। एक आखिरी बार जी भर के देख लूं अपनी जान को, फिर क्या पता कब ये चेहरा इन निगाहों को नसीब हो। अखिल ने दिया की कलाई पकड़कर उसे रोकते हुए कहा। कुछ देर दिया वैसे ही खड़ी रही। दोनों की आंखों से आंसू लगातार बहते जा रहे थे। अचानक से अखिल ने दिया का हाथ छोड़ दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। दिया चुपचाप अपने आंसुओं को पोंछते हुए वहां से चली गई। अखिल छज्जे पर खड़ा होकर सामने की ओर देखने लगा। अपनी जेब को टटोलकर उसने सिगरेट की डिब्बी निकाली और उसमें बची एक लास्ट सिगरेट को होठों से लगा लिया। लाइटर की आग से उसने पहले दिया के उस खत को जलाया और फिर अपनी सिगरेट सुलगाकर धुएं के घूंट लेने लगा। उसकी आंखें नम थीं और चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान उमड़ आई थी। दिया हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए जैसे ही गेस्ट रूम की तरफ जाने लगी कि तभी अचानक बाहर से किसी बड़ी चीज के ऊपर से नीचे गिरने की आवाज आती है। सभी बाहर की तरफ भागने लगे। बाहर से लोगों के शोर शराबे और चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। दिया किसी बुत की तरह खड़ी की खड़ी रह गई। उसके हाथ कांपने लगे। चाय की ट्रे उसके हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ी। वो जिस्म से किसी और की सुहागन तो थी, पर आज रूह से अखिल की विधवा हो चुकी थी। दिया के शरीर ने उसकी रूह का साथ छोड़ दिया था।
उसमें अब इतनी भी जान नहीं बची थी कि वो बाहर जा सके, खून से लथपथ अखिल के जिस्म को देख सके, उसे उठा सके, उसे वापस बुला सके, उससे पूछ सके कि मुझे भूल पाना क्या इतना मुश्किल था? क्या मेरे बिना जीने से ज्यादा आसान था मेरे लिए मर जाना? तुम क्यों वापस आए अखिल? क्या यही अंत था हमारी कहानी का? क्या यही अंत था? क्या यही अंत था? तो दोस्तों, कहानी खत्म हुई। हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों को इस कहानी का अंत ना पसंद आया हो, पर हर कहानी का अंत हैप्पी हो जरूरी तो नहीं। किसी और जन्म में, किसी और कहानी में शायद दिया और अखिल फिर से मिले। राधे राधे।